पिनैकल 26,000 जीके केमिस्ट्री पार्ट 2 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे विद्युत रसायन। अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने की सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? वैद्युत अपघटनी परिष्करण। अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने की सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? वैद्युत अपघटनी परिष्करण। फैटी एसिड के लवणों के घोल को इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का उपयोग किया गया था हरमन कोल्बे द्वारा। फैटी एसिड के लवणों के घोल को इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का उपयोग किया गया था हरमन कोल्बे द्वारा। एक गैल्वेनिक सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे कहा जाता है एनोड। एक गैल्वेनिक सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे कहा जाता है एनोड। कोहलाराउस नियम सीमांत मोलर चालकता निर्धारित करने में मदद करता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कोहलराउस नियम सीमांत मोलर चालकता निर्धारित करने में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए मदद करता है। एथेनोइक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। एथेनोइक अम्ल जो है वो एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इलेक्ट्रोलाइट का आयनों में टूटना आवश्यक है विद्युत के प्रवाह के लिए। इलेक्ट्रोलाइट का आयनों में टूटना आवश्यक है विद्युत के प्रवाह के लिए। बैटरी अम्ल का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत का उपयोग करके जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जल का विद्युत अपघटन। विद्युत का उपयोग करके जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जल का विद्युत अपघटन। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। किसी विद्युत अपघट्य की सीमित दाढ़ चालकता उसके घटक आयनों की व्यक्तिगत सीमित दाढ़ चालकता के योग के बराबर होती है। यह संदर्भित करता है कोहलराउस का नियम। कोहलराउस का नियम क्या है? किसी विद्युत अपघट्य की सीमित दाढ़ चालकता उसके घटक आयनों की व्यक्तिगत सीमित दाढ़ चालकता के योग के बराबर होती है। यह संदर्भित करता है कोहलराउस का नियम। जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन। जस्ता में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बनाया जाता है। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बनाया जाता है जिसमें बर्तन कैथोड यानी ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता एनोड यानी धन ध्रुव होता है। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बनाया जाता है जिसमें बर्तन कैथोड यानी ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता एनोड यानी धन ध्रुव होता है। एल्यूमिनियम पृष्ठ को एनोडाइज्ड किया जाता है। इसका अर्थ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। एल्यूमिनियम पृष्ठ को एनोडाइड किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। रासायनिक गतिकी एवं रासायनिक साम्यावस्था क्या है? तो संकेत S, L, G क्रमशः प्रतिनिधित्व करते हैं। तो S से होता है सॉलिड यानी ठोस, L से होता है लिक्विड यानी द्रव और G से होता है गैस यानी गैसीय अवस्था। प्रतीक ये इसका प्रयोग किया जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। दोनों तरफ से एरो टाइप का ये होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए कि ये जो है वो उसमें चेंज हो सकता है और वो जो है वो इसमें चेंज हो सकता है। प्रतीक डेल्टा दर्शाता है कि अभिक्रिया को ताप पर गर्म किया गया है। प्रतीक डेल्टा जो है वो डेल्टा दर्शाता है कि अभिक्रिया को ताप पर गर्म किया गया है। प्रतीक प्लस का उपयोग किसको अलग करने के लिए किया जाता है? तो एकाधिक अभिकारकों या उत्पादों को।
प्रतीक प्लस का उपयोग एकाधिक अभिकारकों या उत्पादों को अलग करने के लिए किया जाता है। अभिक्रियाओं में प्रतीक एरो का उपयोग किसको अलग करने के लिए किया जाता है? अभिकारकों को उत्पादों से। एरो का उपयोग किया जाता है अभिकारकों को उत्पादों से अलग करने के लिए। वह पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है वो कहलाता है लुईस क्षार। वह पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है वह लुईस क्षार कहलाता है। वह पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वह लुईस अम्ल कहलाता है। वह पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है उसको लुईस क्षार कहते हैं, और वह पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसको लुईस अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जो प्रोटॉन यानी H+ आयन का त्याग करता है उसको ब्रोंस्टेड लॉरी अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करता है उसको ब्रोंस्टेड लॉरी अम्ल कहते हैं, और वह पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है उसको ब्रोंस्टेड लॉरी क्षार कहते हैं। वह पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करता है उसको ब्रोंस्टेड लॉरी अम्ल, और जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है उसको ब्रोंस्टेड लॉरी क्षार कहते हैं। वे तत्व जिनका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है वो है निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम। वे NiPd-Pt। वे तत्व जिनका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है वो है निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम। वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तक को सेरामिक डिस्क होती है पैलेडियम की। वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तक की सेरामिक डिस्क जो है वो पैलेडियम की होती है। हैबर विधि का उत्पाद क्या है? अमोनिया। हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान स्वयं भस्म हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। वह पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान स्वयं भस्म हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है उसको उत्प्रेरक कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ाता है क्या? धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ाता है, धनात्मक उत्प्रेरक जो है वो बढ़ाता है रासायनिक अभिक्रिया की दर को। धनात्मक उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया दर को बढ़ाता है। अब है धातु कर्म। धातु कर्म की बात करें तो पोर्टलैंड सीमेंट के मूल घटक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट के मूल घटक है कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। पोर्टलैंड सीमेंट के मूल घटक है CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3। स्फेलेराइट एक अयस्क है किसका? स्फेलेराइट अयस्क है जस्ता का। स्फेलेराइट अयस्क है जस्ता का। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया का अंतिम चरण है इस्पात को आकार देना। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया का अंतिम चरण है इस्पात को आकार देना। बोनाइट यानी Cu5Fe4। बोर्नाइट एक अयस्क है किसका? कॉपर का। बोर्नाइट अयस्क है कॉपर का। मैग्नेटाइट यानी Fe3O4। मैग्नेटाइट एक अयस्क है आयरन का। गैलेना PbS यानी गैलेना अयस्क है किसका? सीसा का यानी लेड का। गैलेना जो है वो अयस्क है सीसा का। सीनेबार HgS। सीनेबार एक अयस्क है किसका? सीनेबार अयस्क है पारे का। सीनेबार अयस्क है पारे का। बॉक्साइट जो है वो एक अयस्क। बॉक्साइट क्या है? धात्विक खनिज है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। लेड सल्फाइड का प्राकृतिक खनिज रूप है गैलेना। लेड सल्फाइड जो है वो किससे मिलता है? गैलेना से मिलता है। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों से गलनांक से अधिक गर्म करके निष्कासित किया जाता है वो कहलाती है प्रगलन।
वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों से गलनांक से अधिक गर्म करके निष्कासित किया जाता है वह कहलाता है प्रगलन। खनिज कार्नोटाइट एक महत्वपूर्ण स्रोत है यूरेनियम का। खनिज कार्नोटाइट एक महत्वपूर्ण स्रोत है यूरेनियम का। डोलोमाइट अयस्क है मैग्नीशियम का। डोलोमाइट जो है वो अयस्क है मैग्नीशियम का। विद्युत एक विशिष्ट मात्रा द्वारा विद्युत अपघटन के माध्यम से मुक्त किए गए पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती होते हैं। यह नियम दिया था माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने कौन सा नियम दिया था? विद्युत की एक विशिष्ट मात्रा द्वारा विद्युत अपघटन के माध्यम से मुक्त किए गए पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती होते हैं। यह नियम दिया था माइकल फेराडे ने। कैलेवराइट अयस्क है किसका? सोना का। कैलेवराइट जो है वो अयस्क है सोना का। क्रायोलाइट अयस्क है किसका? क्रायोलाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। अस्मेलाइट किसका अयस्क है? अस्मेलाइट अयस्क है कोबाल्ट का। अस्मेलाइट अयस्क है कोबाल्ट का। सीनेबार अयस्क है किसका? पारा का। सीनेबार अयस्क है पारा का। सीनेबार अयस्क है पारा का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट जो है वो अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। अयस्कों का भर्जन किया जाता है सल्फर को हटाने के लिए। अयस्कों का भर्जन किया जाता है सल्फर को हटाने के लिए। अयस्कों का भर्जन किया जाता है सल्फर को हटाने के लिए। जस्ता के विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान यह कैथोड पर जमा हो जाता है। जस्ता के विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान यह कैथोड पर जमा हो जाता है। धातु के अयस्कों को अपचयित करने की थर्माइट प्रक्रिया में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है एल्यूमिनियम। धातु के अयस्कों को अपचयित करने की थर्माइट प्रक्रिया में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है एल्यूमिनियम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च क्रियाशीलता वाली धातुओं का निष्कासन होता है वह विद्युत अपघटन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च क्रियाशीलता वाली धातुओं का निष्कासन होता है वह विद्युत अपघटन कहलाता है। वह तरल पदार्थ जो सोने और प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है वो है एक्वारेजिया। वह तरल पदार्थ जो सोने और प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है वो है एक्वारेजिया। सीनेबार को वायु में गर्म करने पर वह परिवर्तित हो जाता है पारे के ऑक्साइड में। सीनेबार को वायु में गर्म करने पर वह परिवर्तित हो जाता है पारे के ऑक्साइड में। वह खनिज जिसे मूर्खों का भी सोना कहा जाता है वो है पाइराइट। वह खनिज जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है वो है पाइराइट। गैल्वनीकरण स्टील और लोहे पर किस तत्व द्वारा पतली परत की कोटिंग करके उन्हें मोर्चा लगाने से गैल्वनीकरण स्टील और लोहे पर किस तत्व द्वारा पतली परत की कोटिंग करके उन्हें मोर्चा लगने से बचाने की एक विधि है। तो गैल्वनीकरण में जस्ते की कोटिंग की जाती है। वह प्रक्रिया जो अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबल तापमान द्वारा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में रूपांतरित करती है वो कहलाती है भर्जन यानी रोस्टिंग। वह प्रक्रिया जो अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबल तापमान द्वारा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में रूपांतरित करती है वह भर्जन यानी रोस्टिंग कहलाती है।
फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, अभ्रक और एम्फीबोल, ये सब जो है वो खनिज हैं। खनिज मुख्य घटक है क्या इसके? ग्रेनाइट के। फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, अभ्रक और एम्फीबोल खनिज मुख्य घटक है ग्रेनाइट के। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला वह धातु आयन जो तीव्र जल प्रदूषण का कारण बनता है वह है क्रोमियम। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला वह धातु आयन जो तीव्र जल प्रदूषण का कारण बनता है वो है क्रोमियम। क्रोमाइट, मैंगनीज, लौह अयस्क कुछ उदाहरण हैं लौह खनिज के। क्रोमाइट, मैंगनीज, लौह अयस्क ये सब जो है वो कुछ उदाहरण हैं लौह खनिज के। वह धातु कर्म प्रक्रिया जिसमें धातु को उसके अयस्क से संगलित अवस्था में प्राप्त किया जाता है उसे प्रगलन कहा जाता है। वह धातु कर्म प्रक्रिया जिसमें धातु को उसके अयस्क से संगलित अवस्था में प्राप्त किया जाता है उसे प्रगलन कहा जाता है। बॉक्साइट को किसमें घोलकर फिटकिरी बनाई जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल में। बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल करके फिटकिरी बनाई जाती है। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक अस्थिर पाया जाने वाला खनिज है कौन सा? क्वार्ट्ज। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक स्थिर पाया जाने वाला खनिज है क्वार्ट्ज। ऑक्सीकृत पारा का सबसे आम अयस्क जो ज्वालामुखीय गतिविधि से जुड़े दानेदार क्रस्ट और गर्म झरने में होता है वह है सिनेबार। ऑक्सीकृत पारा का सबसे आम अयस्क जो ज्वालामुखीय गतिविधि से जुड़े दानेदार क्रस्ट और गर्म झरने में होता है वह है सिनेबार। उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है? वह सिद्धांत जो लिगेंड्स की उपस्थिति के कारण संक्रमण धातु संकुलों में कक्षीय अधःपतन के विभाजन का वर्णन करता है वह है क्रिस्टल क्षेत्र सीमांत यानी CFT। वह सिद्धांत जो लिगेंड्स की उपस्थिति के कारण संक्रमण धातु संकुलों में कक्षीय अधःपतन के विभाजन का वर्णन करता है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT। वह सिद्धांत जो अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना और परमाणु कक्षाओं के अतिव्यापी मानदंड को परिभाषित करता है वो है वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत। वह सिद्धांत जो अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना और परमाणु कक्षाओं के अतिव्यापी मानदंड को परिभाषित करता है वह है वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत यानी VBT। वह सिद्धांत जो आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए व्यक्तिगत परमाणुओं के संयोजन को परिभाषित करता है वह है आणविक कक्षीय सिद्धांत यानी MOT। वह सिद्धांत जो आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए व्यक्तिगत परमाणुओं के संयोजन को परिभाषित करता है वह है आणविक कक्षीय सिद्धांत MOT। उपसहसंयोजक या जटिल यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना का वर्णन किया गया है लिगैंड फील्ड सिद्धांत यानी LFT में। उपसहसंयोजक या जटिल यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना का वर्णन किया गया है लिगैंड फील्ड सिद्धांत LFT में। 1898 में वह रसायनज्ञ जिसने उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो थे अल्फ्रेड वर्नर। 1898 में वह रसायनज्ञ जिसने उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो है अल्फ्रेड वर्नर। वह समावयवी यानी आइसोमर्स जो विभिन्न धातु आयनों के धनायिक और ऋणायिक क्षेत्रों के बीच लिगेंड के आदान प्रदान को दर्शाते हैं वो कहलाते हैं उपसहसंयोजन समावयवता। वह समावयवी
जो विभिन्न धातु आयनों के धानयिक और ऋणायनिक क्षेत्रों के बीच लिगेंड के आदान प्रदान को दर्शाते हैं वो कहलाते हैं उपसंयोजन समवयवता। जटिल आयनों वाले समन्वय यौगिकों के लिए सही जटिल आयनों वाले समन्वय यौगिकों के लिए सही संरचनाओं का प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति कौन थे? अल्फ्रेड वर्नर। कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वह रेडियोधर्मी समस्थानिक जिसका उपयोग कागज और चर्मपत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है वो है कार्बन 14 डेटिंग। वह रेडियोधर्मी समस्थानिक जिसका उपयोग कागज और चर्मपत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है वो है कार्बन 14। कार्बन के प्राकृतिक समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन के प्राकृतिक समस्थानिक हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। लाल गर्म तांबे पर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ सल्फेटेड हाइड्रोजन के मिश्रण की प्रतिक्रिया से बनने वाला यौगिक कौन सा होता है? मेथेन। लाल गर्म तांबे पर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ सल्फेटेड हाइड्रोजन के मिश्रण की प्रतिक्रिया से बनने वाला यौगिक होता है मेथेन। कार्बन का एक अपरूप जो चिकना और फिसलन भरा होता है वो कौन सा है? ग्रेफाइट। कार्बन का एक अपरूप जो चिकना और फिसलन भरा होता है वो है ग्रेफाइट। वह विधि जिसका उपयोग असंतृप्त कार्बन बंधन के परीक्षण के लिए किया जाता है लेकिन एरोमेटिक कार्बन बंधन के लिए नहीं होता है वो है बेयर परीक्षण। वह विधि जिसका उपयोग असंतृप्त कार्बन कार्बन बंधन के परीक्षण के लिए किया जाता है लेकिन एरोमेटिक कार्बन बंधन के लिए नहीं होता है वो है बेयर परीक्षण। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला जो उच्च नमी की मात्रा के साथ नरम होता है वो है लिग्नाइट। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला जो उच्च नमी की मात्रा के साथ नरम होता है वो है लिग्नाइट। व्यावसायिक उपयोग के लिए सबसे लोकप्रिय कोयला है बिटुमिनस कोयला। व्यावसायिक उपयोग के लिए सबसे लोकप्रिय कोयला है बिटुमिनस कोयला। उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है एंथ्रासाइट कोयला। उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला। एक कठोर सरधरी और काला पदार्थ जो कार्बन का एक शुद्ध रूप है वह है कोक। एक कठोर सरधरी और काला पदार्थ जो कार्बन का एक शुद्ध रूप है वह है कोक। हीरा, ग्रेफाइट, लोन्स डेलाइट अपरूप हैं कार्बन के। हीरा, ग्रेफाइट, लोन्स डेलाइट अपरूप हैं कार्बन के। ट्राइसल्फर अपरूप है किसका? सल्फर का। ट्राइसल्फर अपरूप है सल्फर का। वह प्रक्रिया जिसके कारण कार्बन और उसके यौगिकों को जलाने पर आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है उसे कहते हैं दहन। वह प्रक्रिया जिसके कारण कार्बन और उसके यौगिकों को जलाने पर आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है उसे कहते हैं दहन। मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को जिसे शब्द द्वारा दर्शाया गया उसे कहा जाता है रूट। मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को जिस शब्द द्वारा दर्शाया जाता है उसे कहते हैं रूट। कार्बन कार्बन बंध एसआई बंध से अधिक मजबूत होने का कारण है कार्बन का छोटा आकार। कार्बन कार्बन बंध एसआई बंध से अधिक मजबूत होने का कारण है कार्बन का छोटा आकार। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या 2 होती है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या 2 होती है। असंतृप्त कार्बन यौगिक जलते हैं पीली धुंधली लौह के साथ। असंतृप्त कार्बन यौगिक जलते हैं पीली धुंधली लौ के साथ। असंतृप्त कार्बन यौगिक जलते हैं पीली धुंधली लौ के साथ।
कार्बन अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है, जिसका कारण है उसका छोटा परमाणु आकार। कार्बन जो है वो अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है, जिसका कारण है उसका छोटा परमाणु आकार। कार्बन 4+ आयन बनाने में असमर्थ है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बन जो है वो कार्बन 4+ आयन बनाने में असमर्थ है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक जो हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन यौगिक में सामान्यतः गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। कार्बन यौगिक में सामान्यतः गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। कार्बन की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता को कहा जाता है श्रृंखलन। कार्बन की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता को कहा जाता है श्रृंखलन। कार्बनीकरण एवं लंबी प्रक्रिया है। कार्बनीकरण एक लंबी प्रक्रिया है जो मृत पौधों को कोयले में बदलती है। कार्बनीकरण एक लंबी प्रक्रिया है जो मृत पौधों को कोयले में बदलती है। कार्बन का वह रूप जिसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है वह है ग्रेफाइट। कार्बन का वह रूप जिसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है वह है ग्रेफाइट। श्रृंखलन अपरूपता सहसंयोजी जैसे गुणों को प्रदर्शित करने वाला तत्व है कार्बन। श्रृंखलन अपरूपता सहसंयोजी जैसे गुणों को प्रदर्शित करने वाला तत्व है कौन सा? कार्बन। वह कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है उसको एंथ्रेसाइट कहते हैं। वह कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है उसको एंथ्रेसाइट कहते हैं। यदि कार्बन C4- बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या होगी क्रमशः 10 और 6। ऐसा तत्व जो कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है वह है सिलिकॉन। ऐसा तत्व जो कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है वह है सिलिकॉन। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल दुर्बल होता है। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है वह दुर्बल होता है। कार्बनिक यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है, जिसका कारण है दुर्बल अंतर आणविक बल। कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है, जिसका कारण है दुर्बल अंतर आणविक बल। नेफ्थलीन बॉल तैयार की जाती है कोल तार से। नेफ्थलीन बॉल तैयार की जाती है कोल तार से। कार्बन एकल द्वि और त्रिबंध बनाता है। कार्बन जो है वो एकल द्वि और त्रिबंध बनाता है। कार्बन यौगिकों में सामान्यतः नहीं पाया जाने वाला बंध है आयनिक बंध। कार्बन यौगिकों में सामान्यतः नहीं पाया जाने वाला बंध है आयनिक बंध। वह तत्व जो कार्बन के साथ एकल और द्वि दोनों बंध बना सकता है वह है ऑक्सीजन। वह तत्व जो कार्बन के साथ एकल और द्वि दोनों बंध बना सकता है वह है ऑक्सीजन। कार्बन के वह गुण जो बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों के लिए जिम्मेदार होते हैं वो है श्रृंखलन और चतुः संयोजक। कार्बन के वह गुण जो बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों के लिए जिम्मेदार होते हैं वह है श्रृंखलन और चतुः संयोजक। कोयले से प्राप्त किया गया एक कठोर सरंध्र एवं काला पदार्थ है कोक। कोयले से प्राप्त हुआ एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है कोक। संतृप्त कार्बन यौगिक कम क्रियाशील होते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक कम क्रियाशील होते हैं और असंतृप्त यौगिक जो की तुलना में असंतृप्त कार्बन यौगिक जो है वो कम क्रियाशील होते हैं असंतृप्त यौगिकों की तुलना में। सबसे कठोर प्राकृतिक अपरूप वाला तत्व है कार्बन।
सबसे कठोर प्राकृतिक अपरूप वाला तत्व है कार्बन। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। एथेन में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या 7 होती है। एथेन में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या 7 होती है। कार्बन एक ठोस अधातु है। कार्बन एक ठोस अधातु है। कार्बन यौगिकों के उदाहरण हैं CH4, CHCl3, C2H2। कार्बन यौगिकों के उदाहरण हैं CH4, CHCl3, C2H6। कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है जिसका कारण है उसका छोटा परमाणु आकार। कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है जिसका कारण है उसका छोटा परमाणु आकार। एक कार्बन परमाणु द्वारा बनने वाले बंधों की संख्या 4 होती है। एक कार्बन परमाणु द्वारा बनने वाले बंधों की संख्या 4 होती है। हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है यदि शुद्ध कार्बन अधीन किया जाए बहुत उच्च दाब और तापमान पर। हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है यदि शुद्ध कार्बन अधीन किया जाए बहुत उच्च दाब और तापमान पर। जो तत्व बहु उपयोगी है और जीवन तथा अनेक उत्पादों का आधार बनता है वह है कार्बन। जो तत्व बहु उपयोगी और जीवन तथा अनेक उत्पादों का आधार बनता है वह है कार्बन। एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट। हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट ये सब जो है वो कार्बन के अपरूप हैं। हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट ये सब जो है वो कार्बन के अपरूप हैं। सोडा वाटर जैसे वातीय पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सोडा वाटर जैसे वातित पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सीन गैस मुख्य रूप से मिश्रण है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। सीन गैस मुख्य रूप से मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। सीन गैस मुख्य रूप से मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। कार्बन का एकमात्र अपरूप जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट। कार्बन का एकमात्र अपरूप जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट। कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। कार्बन परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कार्बन परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पृथ्वी पर सबसे हल्का पदार्थ है कौन सा? एरोग्राफीन। पृथ्वी पर सबसे हल्का पदार्थ है एरोग्राफीन। हीरे में कार्बन परमाणुओं के 72 कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। हीरे में कार्बन परमाणुओं के 72 कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। कोक कार्बन का एक अपरूप है जिसका उपयोग किया जाता है अपचायक के रूप में। कोक कार्बन का एक अपरूप है जिसका उपयोग किया जाता है अपचायक के रूप में। कोक कार्बन का एक अपरूप है जिसका उपयोग किया जाता है अपचायक के रूप में। चाक, संगमरमर, डोलोमाइट संयुक्त रूप हैं कार्बन के। चाक, संगमरमर, डोलोमाइट संयुक्त रूप है किसके? कार्बन के। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को अत्यधिक गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद है कोक, कोलतार, कोल गैस। वायु की अनुपस्थिति में
कोयले को अत्यधिक गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद है कोक, कोलतार, कोल गैस। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कोयले का भंजक आसवन। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कोयले का भंजक आसवन। बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन की मात्रा मापकर उनकी आयु की गणना करने की एक विधि है कार्बन डेटिंग। बहुत पुरानी वस्तु में कार्बन की मात्रा मापकर उनकी आयु की गणना करने की एक विधि है कार्बन डेटिंग। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो क्या है? हीरा है। हीरा लोन्सडेलाइट, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफीन अपरूप है कार्बन के। हीरा लोन्सडेलाइट, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफीन अपरूप हैं कार्बन के। कार्बन के अपूर्ण दहन से बनने वाली रंगहीन, गंधहीन, जहरीली, ज्वलनशील गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के अपूर्ण दहन से बनने वाली रंगहीन, गंधहीन, जहरीली, ज्वलनशील गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। हीरा अपरूप है किसका? कार्बन का। हीरा जो है, हीरा अपरूप है कार्बन का। कार्बन का एक अपरूप जो क्रिस्टलीय सिलिकॉन के समान समरूप है हीरा। कार्बन का एक अपरूप जो क्रिस्टलीय सिलिकॉन के समान समरूप है हीरा। बकमिंस्टर फुलरीन यानी C60, बकमिंस्टर फुलरीन C60 ग्रेफाइट हीरा अपरूप हैं किसके? कार्बन के। बकमिंस्टर फुलरीन C60 ग्रेफाइट हीरा अपरूप हैं किसके? कार्बन के। चावोइट बकमिंस्टर फुलरीन और ग्रेफीन संबंधित है कार्बन से। चावोइट बकमिंस्टर फुलरीन और ग्रेफीन ये सब संबंधित है कार्बन से। हीरे का रासायनिक सूत्र है C। हीरे का रासायनिक सूत्र होता है C। प्रयोगशाला में उत्पन्न होने वाले हीरा LGDS के संदर्भ में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है हीरे के बीज के रूप में। प्रयोगशाला में उत्पन्न होने वाले हीरे के संदर्भ में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है हीरे के बीज के रूप में। मीथेन के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 है। मीथेन के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। बायोगैस का प्रमुख घटक है मेथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक है मेथेन। बायोगैस में उपस्थित मुख्य गैस कौन सा होता है? मीथेन। बायोगैस में उपस्थित मुख्य गैस है मीथेन। कार्बनिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान की बात करें तो आणविक सूत्र C3H4O वाला यौगिक जिसका उपयोग एक्रेलिक एसिड और एक्रेलेट एस्टर के उत्पाद में किया जाता है वह है एक्रोलीन। C3H4O क्या है? एक्रोलीन। एक्रोलीन यौगिक है जिसका उपयोग एक्रेलिक एसिड और एक्रिलेट एस्टर के उत्पाद में किया जाता है। C2H5OH रासायनिक सूत्र है किसका? एथेनॉल का। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। स्थलीय पर्यावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। स्थलीय पर्यावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। स्थलीय पर्यावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। वह कार्बनिक यौगिक जो सेब की कोशिकाओं में पाए जाते हैं वह है फिनोल। वह कार्बनिक यौगिक जो सेब की कोशिकाओं में पाए जाते हैं वह है फिनोल। कोल्बे की अभिक्रिया में उत्पन्न हुआ प्राथमिक उत्पाद है आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। कोल्बे की अभिक्रिया में उत्पन्न हुआ
प्राथमिक उत्पाद है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। एक असंतृप्त स्निग्ध हाइड्रोकार्बन जिसका उपयोग सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने में किया जाता है वह है एकोसेन। एकोसेन का उपयोग किया जाता है पैराफिन मोम बनाने में। वह सिंथेटिक सुगंधित यौगिक जिसका उपयोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विघटन को रोकने के लिए किया जाता है वो है तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोकिनोन। वह सिंथेटिक सुगंधित यौगिक जिसका उपयोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विघटन को रोकने के लिए किया जाता है वो है तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोकिनोन C10H14O2। एलिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम है 3-ब्रोमोप्रोपीन। एलिल ब्रोमाइड यानी C3H5Br का IUPAC नाम है 3-ब्रोमोप्रोपीन एलिल ब्रोमाइड। एसाइल हैलाइड का IUPAC समूह उपसर्ग यौगिक है हेलोकार्बोनिल। एसाइल हैलाइड को हेलोकार्बोनिल कहते हैं। एलिल एमाइन का IUPAC नाम है 2-प्रोपेन 1-एमाइन। 2-प्रोपेन 1-एमाइन। एलिल एमाइन का IUPAC नाम है 2-प्रोपेन 1-एमाइन। मिथाइल एथिल कीटोन का रासायनिक सूत्र है C4H8O। मिथाइल एथिल कीटोन का रासायनिक सूत्र है C4H8O। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र है C3H4। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र है C3H4। फ्यूरान डेकेन नोनेन संबंधित है कार्बनिक यौगिक परिवार से। फ्यूरान डेकेन नोनेन ये सब जो है वो कार्बनिक यौगिक परिवार से संबंधित है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। वह यौगिक संरचना जिसमें 4 कार्बन अणुओं के साथ एक संतृप्त लघु श्रृंखला फैटी अम्ल शामिल है वह है ब्यूटीरिक एसिड यानी C4H8O2। वह यौगिक संरचना जिसमें 4 कार्बन अणुओं के साथ एक संतृप्त लघु श्रृंखला फैटी अम्ल शामिल है वह है ब्यूटीरिक एसिड C4H8O2। प्रोपियोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है C3H6O2। प्रोपियोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है C3H6O2। सक्सिनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है C4H6O4। सक्सिनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है C4H6O4। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है C3H6O3। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है C3H6O3। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र है CHO। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र है CHO। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र है CHO। एक प्राथमिक एरिलैमाइन जिसमें एक बेंजीन हाइड्रोजन के लिए एक एमिनो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित किया जाता है वह है एनिलीन C6H5NH2। एक प्राथमिक एरिलैमाइन जिसमें एक बेंजीन हाइड्रोजन के लिए एक एमिनो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित किया जाता है वह है एनिलीन।
हल्की सुगंधित गंध वाला एक सफ़ेद पीला ठोस पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है वो है एंथ्रासीन। हल्की सुगंधित गंध वाला एक सफ़ेद पीला ठोस पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है वो है एंथ्रासीन। वह क्रियात्मक समूह जिसकी विशेषता OH समूह की उपस्थिति है उसको कहा जाता है क्या? एल्कोहल। वह क्रियात्मक समूह जिसकी विशेषता OH समूह की उपस्थिति है वो कहा जाता है एल्कोहल। हल्की ईथर जैसी गंध वाली रंगहीन गैस जिसे एसिटिलीन कहा जाता है और वेल्डिंग में भी उपयोग की जाती है वह है एथाइन। एथाइन यानी C2H2। हल्की ईथर जैसी गंध वाली रंगहीन गैस जिसे एसिटिलीन कहा जाता है और वेल्डिंग में भी उपयोग की जाती है वह है एथाइन यानी C2H2। वह पोटेशियम अम्ल लवण जो किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है वह है पोटेशियम बिटाटेट। वह पोटेशियम अम्ल लवण जो किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है वह है पोटेशियम बिटार्टेट। लैक्टिटॉल किसके हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है? लैक्टोज C12H12O11 के माध्यम से। लैक्टिटॉल किसके हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो वो है लैक्टोज के C12H22O11 के। 12 कार्बन परमाणुओं से 12 कार्बन परमाणुओं से युक्त एक सीधी श्रृंखला वाला एल्केन जिसका उपयोग केरोसिन और जेट ईंधन में किया जाता है वह है डोडेकेन। 12 कार्बन परमाणुओं से युक्त एक सीधी श्रृंखला वाला एल्केन जिसका उपयोग केरोसिन और जेट ईंधन में किया जाता है वह है डोडेकेन। एनिलीन C6H5NH2। एनिलीन यानी C6H5NH2 273-278 केल्विन पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड बनाता है। एनिलीन C6H5NH2 एनिलीन यानी C6H5NH2 273 से 278 केल्विन पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड बनाता है। डायल्डिहाइड जिसमें 2 फॉर्माइल समूह बेंजीन रिंग पर आसन्न कार्बन केंद्रों से जुड़े होते हैं और प्राथमिक एमाइन के साथ फ्लोरोसेंट युग्मन उत्पाद बनाते हैं वो है फथाल्डिहाइड यानी C6H4CHO2। डायल्डिहाइड जिसमें 2 फॉर्माइल समूह बेंजीन रिंग पर आसन्न कार्बन केंद्रों से जुड़े होते हैं और प्राथमिक एमाइन के साथ फ्लोरोसेंट युग्मन उत्पाद बनाते हैं वो है फथाल्डिहाइड। एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से एथीन बनता है। एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से एथीन बनता है। एल्कीन्स में वह वैध बंध जो कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़ता है वो है द्विबंध। एल्कीन्स में वह वैध बंध जो कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़ता है वो है द्विबंध। एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त सूत्र C2H वाला यौगिक है इथाइनील। एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त सूत्र C2H वाला यौगिक है एथाइनील। एथाइन का रासायनिक सूत्र है C2H2। एथाइन का रासायनिक सूत्र है C2H2।
C2H2। R डैश एक्स एक सामान्य सूत्र है एल्काइल हैलाइड्स के लिए। R डैश एक्स एक सामान्य सूत्र है एल्काइल हैलाइड्स के लिए। अल्कोहल से कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए जिस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है वह है अम्लीकृत KMnO4। अल्कोहल से कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए जिस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है वह है अम्लीकृत KMnO4। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सीन एलिसाइक्लिक यौगिक है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सीन ये जो है वो एलिसाइक्लिक यौगिक है। वह कार्बनिक यौगिक जो C6H7N सूत्र वाला एक विषैला सुगंधित एमीन है वो है एनिलीन। वह कार्बनिक यौगिक जो C6H7N सूत्र वाला एक विषैला सुगंधित एमीन है वह है एनिलीन। एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग पॉलीयूरेथेन फोम, कृषि रसायन और सिंथेटिक रंग बनाने के लिए किया जाता है वो है एनिलीन। एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग पॉलीयूरेथेन फोम, कृषि रसायन और सिंथेटिक रंग बनाने के लिए किया जाता है वो है एनिलीन। एक ऐसा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड जिसमें स्थिति 2 पर हाइड्रोक्सी प्रतिस्थापित होता है जिसे मिडोस्वीट नामक जड़ी बूटी से निकाला जाता है वह है सैलिसिलैल्डिहाइड। एक ऐसा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड जिसमें स्थिति 2 पर हाइड्रोक्सी प्रतिस्थापित होता है जिसे मिडोस्वीट नामक जड़ी बूटी से निकाला जाता है वह है सैलिसिलैल्डिहाइड। यौगिक का वह प्रकार जब अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्काइल या सुगंधित समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है वह है प्राथमिक एमीन। यौगिक का वह प्रकार जब अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्काइल या सुगंधित समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है वह है प्राथमिक एमीन। पाइरीडीन, पाइरोल, फ्यूरान और थियोफिन उदाहरण हैं विषम चक्रीय यौगिकों यानी हेट्रोसाइक्लिक यौगिक के। पाइरीडीन, पाइरोल, फ्यूरान और थियोफिन। पाइरीडीन, पाइरोल, फ्यूरान और थियोफिन उदाहरण हैं विषम चक्रीय यौगिकों के। विषम चक्रीय यौगिक यानी हेट्रोसाइक्लिक यौगिक के। एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्किन्स का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्किन्स का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्केन्स का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केन्स का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्काइंस का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। एल्काइंस का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग विस्फोटक और एंटीसेप्टिक दवा के रूप में किया जाता है वो है पिक्रिक एसिड। एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग विस्फोटक और एंटीसेप्टिक दवा के रूप में किया जाता है वह है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड यानी O2N-3C6H2OH। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक गैस जो कार्बनिक पदार्थों के विखंडन से बनती है और जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है वह है बायोगैस। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक गैस जो कार्बनिक पदार्थों के विखंडन से बनती है और जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है वह है बायोगैस। नाइट्रेट एस्टर का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। नाइट्रेट एस्टर का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में।
एसीटोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की कितना संख्या है? 1। एसीटोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की कितनी संख्या है? 1। एसीटोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की कितनी संख्या है? 1। एसिटिक अम्ल के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है। एसिटिक अम्ल के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पाइरुविक अम्ल। कफ सिरप में प्रयुक्त कार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं एथेनॉल C2H5OH। कफ सिरप में प्रयुक्त कार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं एथेनॉल C2H5OH। कफ सिरप में प्रयुक्त कार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं एथेनॉल C2H5OH। गन्ना फीड स्टॉक आसानी से किण्वित हो जाता है एथेनॉल में। गन्ना फीड स्टॉक आसानी से किण्वित हो जाता है एथेनॉल में। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम है क्लोरोफार्म। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम है क्लोरोफार्म। C6H5 2CO सूत्र वाला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है बेंजोफिनोन। C6H5 2CO सूत्र वाला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है बेंजोफिनोन। एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+2। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H6। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र है C3H6। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र है C3H4। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र है C3H4। एथिलीन का रासायनिक सूत्र है C2H4। एथिलीन का रासायनिक सूत्र है C2H4। एल्कीन और एल्काइन के क्वथनांक का घटता क्रम है एल्काइन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा, उससे कम है एल्कीन का और उससे कम है एल्केन का। 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन को कहा जाता है एमजाइलिन। 1,3 डाइमिथाइल को कहा जाता है एमजाइलिन। कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग जिनमें 2 एल्काइल समूहों के बीच एक ऑक्सीजन होता है उसे कहते हैं ईथर। कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिनमें 2 एल्काइल समूहों के बीच एक ऑक्सीजन होता है उसे कहते हैं ईथर। वह कार्बनिक यौगिक जो ओलेफिएंट गैस का पर्याय है जिसका इस्तेमाल संवेदनाहरक प्रशीतक को बनाने के लिए किया जाता है वो है एथिलीन। वह कार्बनिक यौगिक जो ओलेफिएंट गैस का पर्याय है जिसका इस्तेमाल संवेदनाहरक प्रशीतक को बनाने के लिए किया जाता है वो है एथिलीन यानी C2H4। वह यौगिक जिसमें एक OH समूह एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसके साथ 2 अन्य कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं उसे कहा जाता है द्वितीयक अल्कोहल। यौगिकों का वो वर्ग जिसका क्रियात्मक समूह OH है उसे अल्कोहल कहा जाता है। एल्केन और एल्काइन के इलेक्ट्रॉन रागी संकलन अभिक्रियाओं की रिजियोसेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला
एक अनुभवजन्य नियम मार्कोवनिकोव का नियम है। एल्केन और एल्काइन के इलेक्ट्रॉन रागी संकलन अभिक्रियाओं की रिजियोसेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अनुभवजन्य नियम है मार्कोवनिकोव का नियम। IUPAC पद्धति के अनुसार OH समूह के लिए ओनियम है ऑल। फिनॉल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में उपयोग किया जाने वाला एल्काइल बेंजीन है क्यूमीन। फिनॉल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक एल्काइल बेंजीन है क्यूमीन। एल्डिहाइड कीटोन एस्टर कार्बोक्जिलिक अम्ल कार्बोक्सिलेट लवण को अल्कोहल में अपचयित करने वाला अपचायक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्डिहाइड कीटोन एस्टर कार्बोक्जिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक लवण को अल्कोहल में अपचयित करने वाला अपचायक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। RCOH संरचना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना है RCOH। जिन यौगिकों के परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जिन यौगिकों के परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। दो दोहरे कार्बन कार्बन आबंध वाले यौगिकों को कहा जाता है क्या? डाइन्स। दो दोहरे कार्बन कार्बन आबंध वाले यौगिकों को कहा जाता है डाइन्स। ओलिक अम्ल यानी C18H34O2 ओलिक अम्ल 55 से 80% हिस्सा बनाता है जैतून के तेल से। ओलिक अम्ल का 55 से 80% हिस्सा जो है वो बनता है जैतून तेल का। LPG गैस के मुख्य घटक हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG गैस के मुख्य घटक हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। 12 कार्बन परमाणु श्रृंखला वाला एक संतृप्त वसा अम्ल है लॉरिक अम्ल। 12 कार्बन परमाणु श्रृंखला वाला एक संतृप्त वसा अम्ल है लॉरिक अम्ल। लॉरिक अम्ल यानी C12H24O2। आइसोपेंटेन का IUPAC नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन। आइसोपेंटेन का IUPAC नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन। नाइट्रोमीथेन का रासायनिक सूत्र है CH3NO2। नाइट्रोमीथेन का रासायनिक सूत्र है CH3NO2। एथीन का संरचनात्मक सूत्र है H2CCH2 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। कार्बनिक यौगिक को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां हैं ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण एवं आसवन। कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां हैं ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण और आसवन। वह प्रक्रिया जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण कण द्रव से अलग हो जाते हैं वह कहलाती है अवसादन। वह प्रक्रिया जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण कण जो है वो द्रव से अलग हो जाते हैं वह कहलाता है अवसादन। एल्केन्स का प्रारंभिक नाम था पैराफिन। एल्केन्स जो हैं उनका प्रारंभिक नाम था पैराफिन। एल्केन्स में उपस्थित बंध का प्रकार है एकल सहसंयोजक बंध। एल्केन्स में उपस्थित बंध का प्रकार है एकल सहसंयोजक बंध। फोम युक्त प्लास्टिक में ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है क्लोरोएथेन। फोम युक्त प्लास्टिक में ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है क्लोरोएथेन। क्लोरोमेथेन का रासायनिक सूत्र है CH3Cl। क्लोरोमेथेन का रासायनिक सूत्र है CH3Cl। एल्कोहल या फिनोल जैसे
हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से जो क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है वह है एस्टर। एल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से जो क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है वह है एस्टर। एस्टर शब्द की शुरुआत की गई थी लियोपोल्ड गमेलिन द्वारा। एस्टर शब्द की शुरुआत की गई थी लियोपोल्ड गमेलिन द्वारा। एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग कपड़े के कीटों को रोकने के लिए धूम्रक कीटनाशक के रूप में किया जाता है वो है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन C6H4Cl2। एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग कपड़े के कीटों को रोकने के लिए धूम्रक कीटनाशक के रूप में किया जाता है वो है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन C6H4Cl2। एथिल बेंजीन का रासायनिक सूत्र है C6H5CH2CH3। एथिल बेंजीन का रासायनिक सूत्र है C6H5CH2CH3। बेंजोइल क्लोराइड यानी C7H5ClO मुख्य रूप से कि जिसके उत्पादन के लिए उपयोगी है वह है पैरा ऑक्साइड। बेंजोइल क्लोराइड मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए पैरा ऑक्साइड के उत्पादन के लिए उपयोगी है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है CH3CH2OH। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है CH3CH2OH। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है कौन सा? मेथेन। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है मेथेन। आर्द्र भूमियाँ सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। आर्द्र भूमियाँ सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है किसका? आर्द्र भूमियाँ जो है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है मीथेन का। आर्द्र भूमियाँ सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है मेथेन का। फायर डैम्प या मार्स गैस दूसरा नाम है मीथेन का। फायर डैम्प या मार्स गैस दूसरा नाम है मीथेन का। 3 कार्बन तथा 8 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं किसमें? प्रोपेन में। प्रोपेन में 3 कार्बन तथा 8 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। बेंजीन C6H6 अणु की संरचना में आबंध कोण होता है 120 डिग्री। बेंजीन यानी बेंजीन C6H6 अणु की संरचना में आबंध कोण होता है 120 डिग्री। C3H8 C4H10 C5H12 संबंधित है समान सजातीय श्रेणी से। C3H8 C4H10 C5H12 संबंधित है समान सजातीय श्रेणी से। कीटोन सजातीय श्रृंखला के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य प्रोपेनोन या ब्यूटेनोन है। कीटोन सजातीय श्रृंखला का पहला जो है वह प्रोपेनोन है और दूसरा जो सदस्य है वो है ब्यूटेनोन। जब अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। CH3COCH3 और C2H5COCH3 किसके समान सजातीय श्रेणी से संबंधित है? कीटोन के। CH3COCH3 और C2H5COCH3 किसके समान सजातीय श्रेणी से संबंधित है? कीटोन के। बेंजीन का रासायनिक सूत्र है C6H6। बेंजीन का रासायनिक सूत्र है C6H6। एथिलीन का रासायनिक सूत्र है CH2CH2। एथिलीन का रासायनिक सूत्र है CH2CH2।
एथेन, एथेन का रासायनिक सूत्र है CH3 CH3। एथेन, एथेन का रासायनिक सूत्र है CH3 CH3। एसीटोन का रासायनिक सूत्र है CH3CO CH3। एसीटोन, एसीटोन का रासायनिक सूत्र है CH3CO CH3। एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र है CH3CHO। एसिटैल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र है CH3CHO। यौगिक C6H10 की अगली सजातीय श्रेणी का सदस्य होगा C7H12। यौगिक C6H10 की अगली सजातीय श्रेणी का सदस्य होगा C7H12। पेंटानल, पेंटानल में क्रियात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइड। पेंटानल में क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन में उपस्थित एकल बंधों की कुल संख्या है कितना? 15। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन में उपस्थित एकल बंधों की कुल संख्या है 15। ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवों की कुल संख्या क्रमशः 2 और 3 है। ब्यूटेन और पेंटेन, ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवों की कुल संख्या क्रमशः 2 और 3 है। COOH, COOH क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। COOH, COOH जो है वो क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। RCOR, R-CO-R क्रियात्मक समूह है कीटोन का। R-CO-R क्रियात्मक समूह है कीटोन का। COOR, COOR क्रियात्मक समूह है किसका? एस्टर का। COOR क्रियात्मक समूह है एस्टर का। हाइड्रोकार्बन का ऐसा जटिल मिश्रण जो पृथ्वी पर तरल, गैसीय या ठोस रूप में पाया जाता है और जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है वह है पेट्रोलियम। हाइड्रोकार्बन का ऐसा जटिल मिश्रण जो पृथ्वी पर तरल, गैसीय या ठोस रूप में पाया जाता है और जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है वह है पेट्रोलियम। प्रोपेन, प्रोपेन में सहसंयोजक बंध की कुल संख्या 10 है। प्रोपेन में सहसंयोजक बंध की कुल संख्या 10 है। ब्यूटेन किसके सजातीय श्रेणी का सदस्य है? एल्केन। ब्यूटेन जो है वो एल्केन के सजातीय श्रेणी का सदस्य है। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर CH2 द्विबंध CH2 प्राप्त होता है। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होते हैं उनको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होते हैं उनको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का वह समूह जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है हैलो यौगिक कहलाता है। क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का वह समूह जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है उन्हें हेलो यौगिक कहते हैं। C6H12 एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। C6H12 एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। जैसे जैसे किसी सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ता है। जैसे जैसे किसी सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ता है। एथेनॉल अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल बनाता है। एथेनॉल अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल बनाता है। यूरिया तैयार करने में अमोनिया साइनेट का उपयोग किया गया था। यूरिया तैयार करने में अमोनियम साइनेट का उपयोग किया गया था फ्रेडरिक वॉलर द्वारा। यूरिया तैयार करने में अमोनियम साइनेट का उपयोग किया गया था फ्रेडरिक वॉलर द्वारा।
कार्बनिक अणुओं का क्वथनांक बढ़ते क्रम में बात करें तो एल्केन से ज़्यादा क्वथनांक होता है एल्कीन का, एल्कीन से ज़्यादा क्वथनांक एल्काइन का, एल्काइन से भी ज़्यादा क्वथनांक होता है हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन से ज़्यादा ईथर का, ईथर से ज़्यादा क्वथनांक ईस्टर, ईस्टर से ज़्यादा क्वथनांक होता है एमाइन, एमाइन से ज़्यादा क्वथनांक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से भी ज़्यादा क्वथनांक होता है कीटोन का, कीटोन से ज़्यादा क्वथनांक एल्कोहल, एल्कोहल से ज़्यादा क्वथनांक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल से ज़्यादा क्वथनांक होता है एमाइड का। एल्कोहल के सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH। एल्कोहल के सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH। एथेनॉल बनता है गुड़ के किण्वन द्वारा। एथेनॉल जो है वो बनता है गुड़ के किण्वन द्वारा। C3H6 यानी प्रोपीन, प्रोपीन द्वितीय सदस्य है एल्कीन श्रेणी का, प्रोपीन द्वितीय सदस्य है एल्कीन श्रेणी का। मीथेन एक प्रमुख घटक है बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का। मीथेन एक प्रमुख घटक है बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का। समजातीय श्रेणी में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है किसी क्रियात्मक समूह द्वारा। समजातीय श्रेणी में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है किसी क्रियात्मक समूह द्वारा। वह यौगिक जिसमें केवल एक कार्बन कार्बन एकल बंध होता है उसे कहते हैं एथेन। वह यौगिक जिसमें केवल एक कार्बन कार्बन एकल बंध होता है उसे एथेन कहते हैं। C3H8 और C5H12, C3H8 और C5H12 युग्मों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर 28U है। C3H8 और C5H12 युग्म के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर है 28U। एथिलीन का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक में। एथिलीन का उपयोग किया जाता है किसमें? प्लास्टिक में। शीतल पेय में पाया जाने वाला अम्ल है कार्बोनिक अम्ल। शीतल पेय में पाया जाने वाला अम्ल है कार्बोनिक अम्ल। CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 एक एस्टर है। CH3COOC2H5 एक एस्टर है। वीक टाइप लाइटर में भरी जाने वाली गैस कौन सा है? ब्यूटेन। वीक टाइप लाइटर में भरी जाने वाली गैस है ब्यूटेन। ग्लिसरॉल C3H8O3। ग्लिसरॉल की बात करें तो C3H8O3 का IUPAC नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। ग्लिसरॉल C3H8O3 का IUPAC नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। पावर एल्कोहल मिश्रण है पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का। पावर एल्कोहल मिश्रण है पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का। एथेनॉल अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है खमीर यानी ईस्ट में। एथेनॉल अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है खमीर यानी ईस्ट में। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है इत्र में। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है किसमें? इत्र में। क्रियात्मक समूह CHO उपस्थित होता है एल्डिहाइड में। क्रियात्मक समूह CHO जो है वो उपस्थित होता है एल्डिहाइड में। असंतृप्त कार्बन यौगिक बहुत अधिक मात्रा में काले धुएं के साथ जलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक जो है वो बहुत अधिक मात्रा में काले धुएं के साथ जलते हैं और एक पीली लौ उत्पन्न करते हैं। अस्पतालों में जख्मों और सिरिंजों को कीटाणु रहित करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाने वाला यौगिक होता है एथिल अल्कोहल। अस्पतालों में जख्मों और सिरिंजों को कीटाणु रहित करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है एथिल अल्कोहल। ब्यूटेनोन 4 कार्बन वाला यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह कीटोन है। ब्यूटेनोन 4 कार्बन
वाला यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह कीटोन है। पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला यौगिक है एथेनॉल। पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला यौगिक है एथेनॉल। एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है विलायक के रूप में। एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है विलायक के रूप में। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं वो कहलाते हैं एल्कीन। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं वो कहलाते हैं एल्कीन। सजातीय श्रृंखला में विभिन्न संख्या में कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिक शामिल होते हैं परंतु समान क्रियात्मक समूह होते हैं। सजातीय श्रृंखला में विभिन्न संख्या में कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिक शामिल होते हैं परंतु समान क्रियात्मक समूह होते हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्यों का रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसका उपयोग स्वाद बढ़ाने और इत्र बनाने में किया जाता है वो है एस्टर। कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसका उपयोग स्वाद बढ़ाने और इत्र बनाने में किया जाता है वह है एस्टर। सजातीय श्रेणी के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच का अंतर है 14 AMU। सजातीय श्रेणी के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच का अंतर है 14 AMU। मेथेनॉल का IUPAC नाम क्या है? CH3OH। मेथेनॉल CH3OH का नाम है। ब्यूटेनॉल किसका IUPAC नाम है? ब्यूटेनॉल IUPAC नाम है C4H9OH का। एथेनॉल IUPAC नाम है C2H5OH का। और प्रोपेनॉल IUPAC नाम है C3H7OH का। प्रोपेनॉल IUPAC नाम है C3H7OH का। धीमा चयापचय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवसाद का कारण है एथेनॉल का उपयोग। धीमा चयापचय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवसाद का कारण है एथेनॉल का उपयोग। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है क्या? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन। समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले दो समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले दो यौगिकों को कहा जाता है संरचनात्मक समावयव। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र है CnH2n। दो द्विकार्बन आबंध वाले यौगिकों को डाइन कहा जाता है। दो द्विबंध कार्बन आबंध वाले यौगिकों को डाइन कहा जाता है। किस खनिज को भूरा कोयला या भूरा डायमंड के नाम से भी जाना जाता है? लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला या भूरा डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। कार्बनिक रासायनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से बने होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक रासायनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से बने होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। एलपीजी के घटक हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी के घटक हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। पेंसिल में प्रयुक्त कार्बन का रूप है ग्रेफाइट। पेंसिल में प्रयुक्त कार्बन का रूप है ग्रेफाइट। पेट्रोलियम मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम जो है वो मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन का। एंथ्रेसीन को लवण और एंथ्रेसीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करके। एंथ्रेसीन को लवण और एंथ्रेसीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करके। पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा। पेट्रोलियम का शोधन कैसे किया जाता है? पेट्रोलियम का शोधन जो है वो प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है।
बेंजीन एवं जल के मिश्रण को पृथक किया जाता है एक उपकरण का उपयोग करके, जिसे कहा जाता है सेपरेटिंग फनल। बेंजीन एवं जल के मिश्रण को पृथक किया जाता है एक उपकरण का उपयोग करके, जिसे सेपरेटिंग फनल कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि बहुत अधिक काले धुएं के साथ पीली लौ दिखाई देती है तो इसका तात्पर्य है कि वह ईंधन बना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि बहुत अधिक काले धुएं के साथ पीली लौ दिखाई देती है तो इसका तात्पर्य है कि वह ईंधन बना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। किसी यौगिक में उपस्थित घटकों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रभाजी आसवन का। किसी यौगिक में उपस्थित घटकों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन का। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध का संख्या क्रमशः कितना होता है? तो बेंजीन में सिग्मा बंध जो है वो 12 होता है और पाई बंध जो है वो 3 होता है। बेंजीन में सिग्मा बंध 12 और पाई बंध 3। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और इथेनॉल का। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और इथेनॉल का। पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण है हेक्सेन, हेप्टेन तथा ऑक्टेन का। पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण है हेक्सेन, हेप्टेन तथा ऑक्टेन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या जो है वह पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होते हैं। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु जो है वो अम्लीय होते हैं। एल्कोहलिक खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? इथाइल अल्कोहल। एल्कोहलिक खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद यानी प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है ऑक्सीकरण द्वारा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है वो कहलाता है एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है वो कहलाता है एल्कीन।